स्पीड ऑफ रिएक्शन हम लोग कर रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पीड किसी भी रिएक्शन की फाइंड आउट करने के 5 तरीके होते हैं। 3 तरीके हमने डिस्कस कर लिए थे। पहला तरीका सिरिंज मेथड था कि ये मेथड उन रिएक्शंस में यूज होता है मेरे बच्चों इन विच अ गैस इज प्रोड्यूस्ड। तो गैस सिरिंज लगा देते हैं, ठीक है, और स्टॉप वॉच लगा देते हैं। तो गैस सिरिंज जो है उसका जो पिस्टन है वो पीछे की तरफ जाता जाएगा, वो जगह वहां पे खाली होती जाएगी, और स्टॉप वॉच जो है वो आपने चेक करते जाना है कितने टाइम में कितनी गैस बनी है, उससे आप स्पीड ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा तरीका जो हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट वाज लॉस इन मास मेथड। ठीक है जी, कि कोई रिएक्शन हुआ है उसमें गैस बनी है, वो गैस बाहर निकल जाती है और जो टोटल रिएक्टेंट्स हैं उनका मास जो है वो कम होता जाता है। तो कितने टाइम में कितना मास कम हुआ है, बाय दैट यू कैन फाइंड आउट द रेट और द स्पीड ऑफ रिएक्शन। नहीं किया? अच्छा चलिए, तो फिर आज थर्ड मेथड यही वाला करते हैं, लॉस इन मास मेथड। लॉस मेरा सेम था, मैंने करवा दिया है, इन मास मेथड। अच्छा मेरे बच्चों याद रखें कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन है और उसमें आप लोगों ने रिएक्टेंट्स लिए हैं 2 किलोग्राम, और जब वो रिएक्शन फिनिश होता है तो आप लोग उसका मास लेते हो, तो उसका मास 2 किलोग्राम से कम होके 1.8 किलोग्राम बचा है। तो वो 0.2 किलोग्राम जो मास कम हुआ है, वो जो चीज है वो गैस बन के हवा में जा चुकी है। ठीक है जी, तो उसको हम लोग इस मेथड से करते हैं। तो ये मेथड भी उन रिएक्शंस में यूज होगा जिसमें कोई गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है जी। तो इसको लिख लें कि दिस मेथड could only be used for those reactions in which a gas is produced। ठीक है जी, यहां पे सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये मार्बल को भी कहते हैं, plus 2HCl hydrochloric acid। So when both of them they react together, so you are going to get calcium chloride plus CO2 plus H2O। तो ये आपकी चीज जो है ये गैस बन गई है मेरे बच्चों। ठीक है जी, अब हम लोग इसमें करेंगे क्या, मेजरमेंट कैसे लेंगे। सबसे पहला काम आप लोगों ने करना है, एक ये इस तरह फ्लास्क ले लेनी है, इसको हम कहते हैं कोनिकल फ्लास्क। So this is the conical flask। ठीक है जी, इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर आपने ये जो लिक्विड चीज है HCl जो है ये एक्वस होता है और कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है। तो आपने ये HCl जो एसिड है वो इसके अंदर डाल देना है, इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ठीक है जी, इसके ऊपर आप लोगों ने लगा देना है एक कॉटन प्लग। कॉटन प्लग आपको पता होगा, रुई का एक टुकड़ा लेके और उसको जो है वो इसके ऊपर लगा दें। ये क्यों लगाया है इसकी वजह मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूं। ये कैल्शियम कार्बोनेट ये मार्बल होता है, तो मार्बल की पीसेस जो है वो आपने इस कोनिकल फ्लास्क में अभी नहीं डालनी। ठीक है जी, ये एक बैलेंस है, इसको हम कहते हैं डिजिटल बैलेंस। डिजिटल बैलेंस के ऊपर कोई चीज रखें तो उसकी रीडिंग जो है वो यहाँ पे शो हो जाती है नंबर्स की फॉर्म में। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है मार्बल के पीसेस वो हमने अलग जो है वो यहाँ पे रखनी है लाइक दैट। सो दीज आर द पीसेस ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल के पीसेस वो हमने यहाँ पे साइड पे डिजिटल बैलेंस के ऊपर रखनी है। अब इन दोनों का इनिशियल मास हम लोग देखते हैं, सपोज कर लेते हैं कि इनका मास 20.24 ग्राम जो है वो आ रहा है जी। ठीक है जी, अभी तक रिएक्शन शुरू नहीं हुआ। अच्छा, अब पेपर में P4 में क्या क्या क्वेश्चन वो पूछ चुके हैं आप लोगों से, मैं वो क्वेश्चन और उनके आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। एक बार पेपर में उसने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कॉटन प्लग। इसको हमने खुला क्यों नहीं रखा,
कॉटन प्लग यहाँ पे क्यों लगा दिया है, क्या वजह होती है? तो इसको समझाने के लिए, यस बेटा, फॉर द, बिल्कुल फॉर द रिमूवल ऑफ गैस। लेकिन क्यों ये लगाया? वैसे भी तो गैस निकल सकती थी बेटा, अगर ना भी लगाते तो गैस में फिर भी यहां से निकल जाना था। इसको लगाने का कोई पर्पस है ना, वाटर वेपर्स ना गुजर सके। देखिए जी, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आजकल सर्दियां हैं, आप लोग घर में कंबल या रजाई जो है वो किसी दिन मुंह के ऊपर लेके ना, और उसके ऊपर अपना मुंह रख के और जोर से फूंक मारो बाहर की तरफ, अपना मुंह खोल के 2-3 बार मारो, और उसके बाद उसको हाथ लगा के देखना तो वो गीला हुआ होगा, ठीक है? तो उसके अंदर कॉटन होती है। कॉटन का काम होता है कि वो अपने अंदर से गैसेस को तो गुजरने देता है, लेकिन अगर कोई चीज रूम टेम्परेचर पे गैस नहीं है, रूम टेम्परेचर पे वो चीज लिक्विड है और उसके वेपर्स वहां से बनके वो उड़ती है, तो ये जो कॉटन प्लग है ये वेपर्स को नहीं गुजरने देता, सिर्फ गैसेस को अलाउ करता है टू पास थ्रू इट। अगर वेपर्स यहां से गुजरने लगेंगे तो ये इनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा जी, ठीक है? तो कॉटन प्लग का फंक्शन क्या होता है? अलाउस ओनली गैसेस टू पास थ्रू इट, ठीक है जी? प्रिवेंट द escape of वेपर्स। तो वेपर्स को escape होने से जो है ना ये बचा लेता है जी, ठीक है बच्चों? तो ये कॉटन प्लग का जो है ये फंक्शन है। पेपर में अक्सर उसमें ये 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर 4 में आया हुआ है। He asked us why we put the cotton plug on the conical flask. So the reason is that it allows the gases to pass through it, whereas prevent the escape of the vapors. Vapors को allow नहीं करता अपने अंदर से गुजरने में, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, गीला हो जाता है जी। अच्छा जी, अब हम लोगों ने करना क्या है? साथ ही पकड़ लेनी है एक स्टॉप वॉच, ठीक है जी? स्टॉप वॉच पकड़ लेनी है, और अब हम लोगों ने इन दोनों को मिक्स कर देना है। कैसे मिक्स करना है मेरे बच्चों? हैव अ लुक अप हियर, दिस इज द कोनिकल फ्लास्क, ठीक है जी? वी गॉट द HCl अप हियर, दिस इज द HCl, वी पुट द कैल्शियम कार्बोनेट पीसेस लाइक दैट, this is CaCO3 calcium carbonate pieces, and this is my dear the digital balance। इसके ऊपर कॉटन प्लग उसी तरीके से लगा हुआ है, ठीक है जी? Now what would happen बेटा? When both of them they would react with each other, तो गैस बनेगी, वो गैस यहां से लीव करती जाएगी और मास जो है वो कम होता जाएगा। सपोज करें कि यहाँ पे मास रह गया 19.86 ग्राम, ठीक है जी? और स्टॉप वॉच आपने ऑन की हुई थी, जैसे ही मार्बल की पीसेस को कैल्शियम कार्बोनेट को आपने इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है जी? तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों ने रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए मेरे बच्चों, यू पीपल हैव टू सी द 2 रीडिंग्स। हमारे पास बड़ी रीडिंग कौन सी है? ये इनिशियल रीडिंग बड़ी है, बाद वाली रीडिंग छोटी है। तो हमेशा बड़ी रीडिंग में से छोटी रीडिंग को माइनस करते हैं। तो यहां पे ये इनिशियल रीडिंग, अगर फाइनल रीडिंग बड़ी होती, मैं वैसे सपोज कर रहा हूं, अगर ये बड़ी होती ये छोटी होती, सपोज कर रहे हैं, तो फिर इसमें से ये माइनस करना है। ये जरूरी नहीं है कि इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, आपने बड़ी रीडिंग में से छोटी रीडिंग को माइनस करना होता है। तो इनिशियल रीडिंग माइनस फाइनल रीडिंग और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब सपोज करें कि ये रिएक्शन होने में 20 सेकंड लगते हैं जी, 20 सेकंड। तो अब हम लोग रेट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे मेरे बच्चों? इनिशियल रीडिंग थी 20.24, तो 20.24 माइनस फाइनल रीडिंग है 19.86 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है जी? 20 सेकंड। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने तो यू विल गेट द आंसर इन ग्राम पर सेकंड, ठीक है जी? सो दिस इज योर रेट।
You got it? इनको सॉल्व करने, तो whatever the value you got, that would be your answer. तो ये आप लोगों का थर्ड मेथड है, लॉस इन मास मेथड, एंड दिस मेथड could only be used when a gas is produced in the reaction. Everyone got it, beta? Okay, my dear students, now we are going to start with the next fourth method, that is electrical conductivity method. अच्छा मेरे बच्चों, हम लोगों ने इस चैप्टर से पहले एक चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में मैंने आपको बताया था कि हर वो चीज जो पानी में डिसॉल्व होके या मेल्ट होके आयंस प्रोड्यूस कर सकती है, तो उस चीज को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट में से आप लोग करंट पास करेंगे तो उसमें से करंट जो है वो गुजर जाता है, क्योंकि उसमें फ्री मूविंग आयंस होते हैं। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो मेथड है, ये उन रिएक्शंस में यूज करेंगे जहां पे रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में से किसी एक जगह पे या दोनों जगह पे आयंस मौजूद हो, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। ठीक है जी। तो इसको लिख लें कि दिस मेथड could only be used for those reactions in which there are ions in the reactants or products। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं यहां पे एक इक्वेशन ले रहा हूं। ये देखें जी, आपके पास बेरियम आयन है, आपके पास नाइट्रेट के आयन्स हैं, जिसके ऊपर कोई चार्ज लिखा हो। ये देखें, ये +2, ये -1, तो ये आयन है। ठीक है। इसी तरीके से SO4-2, दिस इज ऑल्सो द आयन। अब इन सब आयंस को जब आप लोग आपस में मिक्स करते हैं मेरे बच्चों, तो व्हाट कुड हैपन, ये बेरियम और सल्फेट ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ के बेरियम सल्फेट बना देंगे सॉलिड। ठीक है जी। सिर्फ सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयंस जो है वो रह जाएंगे। तो यहां पे अगर आप देखें तो रिएक्टेंट्स में आयंस की अमाउंट ज्यादा है और यहाँ पे आयंस की अमाउंट कम हो गई है। तो सिंपल सी बात है भाई, आयंस जब कम होते जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी डिक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है जी। तो इसमें हम लोग करते क्या है, एक बीकर ले लेते हैं। इस बीकर में सपोज करें कि पहले बेरियम और नाइट्रेट के आयंस डाल दिए, Ba+2 NO3-1। ठीक है जी। और यहाँ पे तुम लोगों ने ये दो रॉड्स लगा दिए। इन रॉड्स को तुम लोगों ने बैटरी के साथ ज्वाइन कर देना है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ पे तुम लोगों ने एक एमीटर लगा देना है। एमीटर एक ऐसी चीज है जो कि आपको करंट की रीडिंग देती है। अब इसमें हम लोग 7 स्टॉपवॉच पकड़ लेंगे एक तो। ठीक है जी। और दूसरी चीज, इसके अंदर जैसे ही सल्फेट आयन डालेंगे आप लोग, सल्फेट आयन डालेंगे, स्टॉपवॉच को ऑन कर दो और एमीटर की रीडिंग जो है वो नोट कर लो कि कितनी रीडिंग है। सपोज करें कि एमीटर की रीडिंग थी 1.2 एम्पियर। ठीक है जी। ये इनिशियल रीडिंग है, दिस इज द इनिशियल रीडिंग। अब उसके बाद आप लोग जैसे ही सल्फेट आयन डालते हो तो ये बेरियम सल्फेट जो है ये सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठना शुरू हो जाता है, क्योंकि सॉलिड चीज जो है वो नीचे बैठती है। तो बेरियम सल्फेट के जो सॉलिड है वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। सॉल्यूशन में बेरियम और सल्फेट आयंस ये खत्म होना शुरू हो जाएंगे, सिर्फ नाइट्रेट आयंस रह जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कम होती जाएगी। तो फाइनल रीडिंग जो है वो आप लोगों की सपोज करें वो आती है 0.3 एम्पियर। और कितने टाइम में आती है, स्टॉपवॉच से आप लोग टाइम निकाल लो। टाइम इसको लग रहा है सपोज करो 10 सेकंड। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, रेट निकालना है, स्पीड निकालनी है। तो रेट कैसे निकालेंगे, बड़ी रीडिंग कौन सी है दोनों में से, इनिशियल 1.2 -0.3 यानी फाइनल रीडिंग,
डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है इसको 10 सेकेंड। ठीक है जी, इनको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा एम्पेयर पर सेकंड। ये एक और एम्पेयर होता है, इसकी यूनिट्स एम्पेयर होते हैं जी। ठीक है, तो एम्पेयर पर सेकंड दैट इज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। यू गॉट इट? अच्छा जी, उसके बाद लास्ट मेथड पे आ जाए, दैट इज द टाइट्रेशन मेथड। अच्छा मेरे बच्चों, ये टाइट्रेशन मेथड जो है ये क्या होता है? टाइट्रेशन हमेशा दो चीजों की होती है, एक होती है एसिड और बेस की। एसिड बहुत खतरनाक है, बेस भी बहुत खतरनाक है, लेकिन जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो उसके रिजल्ट में सॉल्ट बन जाता है जो कि न्यूट्रल होता है जी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग टाइट्रेशन कहते हैं। इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दोनों भी बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन जब ये आपस में ज्वाइन करते हैं तो इनसे भी एक न्यूट्रल चीज बन जाती है। ठीक है जी, इसी इसको भी हम लोग जो है वो टाइट्रेशन कहते हैं। तो टाइट्रेशन दो तरह की होती है, एक को कहते हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, और दूसरे को हम कहते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स का मतलब यानी रेड का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मेरे बच्चों, ये वाला जो मेथड है टाइट्रेशन मेथड, ये उन रिएक्शंस में यूज करते हैं जिसमें कोई एसिड बेस रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो रिएक्टेंट में यूज हो रहा हो, रिएक्शन में यूज हो रहा हो। तो लिखने पहला कि दिस मेथड could only be used for those reactions in which acid, base, oxidizing agent or reducing agent is used in a reaction। ठीक है जी, अब इसको ध्यान से जरा सुनते जाइएगा। मैं यहाँ पे एक रिएक्शन आप लोगों के सामने जो है वो लिख रहा हूं। ठीक है जी, इस रिएक्शन को आप लोग जो है वो समझ लें जरा। ये देखें जी, ये हमारे पास है CH3OH, ये HCl के साथ मिलता है तो वाटर बनता है, और साथ CH3Cl बन जाता है। अब ये जो HCl होता है मेरे बच्चों, दिस इज एक्चुअली द एसिड, ये एसिड है। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन में मैंने आपको बताया है कि अगर एसिड बेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल हो रहा हो तो उस रिएक्शन में आप लोग ये टाइट्रेशन मेथड जो है वो यूज करते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल मेथड है, मैं इसको जरा थोड़ी सी ज्यादा डिटेल में लेके जा रहा हूं, लेकिन आप लोग जब इसको लिखेंगे तो पेपर में 3 या 4 या 5 लाइनें आती हैं। ठीक है, तो वो उसमें आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिएगा, लेकिन मैं आपको इसकी पूरी डिटेल समझा रहा हूँ। सर ये सारे इकट्ठे आने चाहिए पूरे 4 दिन और जी बेटा, इसमें ये ऐड हुए में पेपर में आ चुके हुए नहीं सर, मैं ये नहीं पूछा, मैं ये पूछा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो। नहीं, कोई एक हो। मैंने क्या लिखा है, दिस मेथड कुड ओनली बी यूज्ड फॉर दोस रिएक्शंस इन व्हिच एसिड बेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड इन अ रिएक्शन। यानी कोई सी एक चीज यूज हो, इनमें से सारी नहीं, कोई एक चीज। यार खुदा के बंदे, इतनी सारी चीजें कौन लर्न करेगा? नॉर्मली तुम लोगों के सिलेबस में एसिड बेस है टाइट्रेशन, ये रिडॉक्स टाइट्रेशन जो है वो यहाँ पे नहीं यूज होगी, लेकिन वो आप लोग एसिड या बेस याद रख लें। ठीक है, अच्छा एनीवेज, अब इस रिएक्शन को करना कैसे है, मैं इसकी डिटेल में जा रहा हूं, मुझे ये रब करना पड़ेगा, ये रब कर दूं। अच्छा जी, इसमें करना क्या है, ये देखें, सबसे पहले एक बीकर ले लें। ये जितनी भी मैं ये चीजें बता रहा हूं ना, ये पेपर 4 में एक नया जो है ना वो क्वेश्चन ऐड करवाया हुआ उन्होंने, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन।
तो ये उसके लिहाज से ये क्वेश्चन आपको दे सकता है, तो यू शुड नो ईच एंड एवरी स्टेप, सो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दीज मेथड्स। और ये नई आपके सिलेबस में चीजें ऐड हुई हुई है, पहले नहीं थी, आपको बुक्स में शायद ये चीजें ना हो, तो इसीलिए वरी नहीं करनी, आप लोग इनको लर्न कर लीजिएगा। ओके, लेट्स सपोज ये आपके पास बीकर है, इसमें आप लोग कोई सा एक रिएक्टेंट डाल दें, कौन सा डालूं जी इसमें, आपकी मर्जी है, कौन सा यहाँ पे डालूं पहले, एसिड डाल दें, चले जी ये एसिड डाल दिया, ठीक है जी। अब उसके बाद तुम लोगों ने जैसे ही इसके अंदर ये दूसरा रिएक्टेंट ऐड करना है, ठीक है जी, तो तुम लोगों ने क्या करना है, स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है। अच्छा, एक और मजे की चीज, हमें जब भी कोई रिएक्शन गिवन होता है तो हमें उसका टाइम गिवन होता है कि ये कितने टाइम में कंप्लीट होगा। लेट्स सपोज ये वाला जो रिएक्शन है, इसका जो टाइम है फॉर कंप्लीशन वो हमें पता है जी 10 मिनट है, इसको 10 मिनट लगते हैं कंप्लीट होने में इस रिएक्शन को, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, जैसे ही इसमें ये दूसरा रिएक्टेंट डाला तुम लोगों ने स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है, ठीक है जी। अब स्टॉप वॉच ऑन करके हमें टाइम का पता है कि ये पूरा रिएक्शन 10 मिनट में कंप्लीट होगा। हम लोग क्या करेंगे, 2 मिनट के बाद इसमें से रिएक्टिंग मिक्सचर निकाल देंगे, यानी ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने यहां से रिएक्टिंग मिक्सचर निकाल लिया 25 CN3, किसके जरिए, पिपेट के जरिए, 25 CN3 पिपेट के जरिए मेजर करते हैं जी, ठीक है जी। क्या चीज डाल दी इसमें, रिएक्टिंग मिक्सचर डाल दिया, कितने टाइम के बाद, 2 मिनट के बाद, ठीक है जी। और 2 मिनट के बाद रिएक्टिंग मिक्सचर निकाल के और इसकी तुम लोगों ने करनी है क्वेंचिंग। ये क्वेंचिंग किस बला का नाम है, देख के डरने की जरूरत नहीं है, क्वेंचिंग वर्ड का मतलब होता है टू स्टॉप द रिएक्शन, रिएक्शन को स्टॉप करना है 2 मिनट के बाद। कैसे स्टॉप कर सकते हैं, क्वेंचिंग कैसे कर सकते हैं, क्विक फ्रीज करके इसको, ठीक है जी। कैसे क्विक फ्रीज से ये रिएक्शन स्टॉप होता है वो तरीका सुन ले। आप लोग घर में मीट लेके आए, कोई गोश्त ले आए चिकन का, या आप लोग मटन का गोश्त लेके और उसको लाके कमरे में रख दें। अब वो कमरे में अगर पड़ा रहेगा 2 दिन 3 दिन तो क्या होगा, स्मेल आना शुरू हो जाएगी, डीकंपोज होना शुरू हो जाएगा, बैक्टीरिया और जर्म्स उसको जनाब गलाना सलाना शुरू कर देंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं खराब हो गया है। अच्छा, अगर उसको फ्रिज में रख दें, फ्रीजर की बात नहीं कर रहा, फ्रिज में, तो फिर कितने दिन निकाल जाएगा जी, फ्रिज में तो 5-6 दिन निकाल जाएगा, 5-6 दिन के बाद फिर खराब होना शुरू हो, स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। अगर उसी को उठा के फ्रीजर में रख दें तो फिर 3 महीने 5 महीने 6 महीने भी निकाल सकता है जी, ठीक है जी। तो तीनों प्लेसेस के ऊपर खराब होने वाला काम हो रहा है, लेकिन जब टेम्परेचर कम होता जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होती है, स्पीड ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाती है, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनकी मूवमेंट स्लो स्लो बेचारों की हो जाती है। और कोई भी रिएक्शन तब होता है जब दो दो जो रिएक्टेंट हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, ठीक है जी। तो चूंकि पार्टिकल्स की मूवमेंट ही स्लो हो गई है तो ऑटोमेटिकली आपका खराब होने का प्रोसेस भी स्लो हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 मिनट के बाद यहां से रिएक्टिंग मिक्सचर निकालते हैं, कितना, 25 CM3, और उसकी क्वेंचिंग यानी उसको क्विक फ्रीज करके 2 मिनट के बाद रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, 4 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद एक और यहां से जो है वो रिएक्टिंग मिक्सचर निकाल के 25 CM3 और उसकी भी क्वेंचिंग कर देते हैं। तो वक्फे वक्फे से हर एक 2-2 मिनट के बाद यहां से रिएक्टिंग मिक्सचर टेस्ट ट्यूब में डाल के और रिएक्शन को स्टॉप करते जाओ। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हम लोगों ने करना क्या है, हमारे पास यहां पे रिएक्शन में एसिड मौजूद था, एसिड, ये HCl एसिड है, ठीक है जी, ये एसिड है। अब हमने इस एसिड की अमाउंट फाइंड आउट करनी है 2 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद, इस तरह 6 मिनट के बाद भी यहां से रिएक्टिंग मिक्सचर निकाल के और इसकी क्वेंचिंग कर लो 6 मिनट के बाद, 25 CM3 रिएक्टिंग मिक्सचर, ठीक है। फिर 8 मिनट के बाद भी निकाल लो। अब हमने, ओके भाई,
सो 2 मिनट्स, 4 मिनट्स और 6 मिनट, 8 मिनट के बाद आपने रिएक्टिव मिक्सचर निकाल देना है। अब यहाँ पे एसिड इस्तेमाल हो रहा था, अब तुम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरीके से, ये देखें एक ट्यूब होती है जो एक साइड से जाके बिल्कुल पतली हो जाती है, दिस इज अ ट्यूब, ठीक है जी। ये ट्यूब जो है इसको हम लोग कहते हैं ब्यूरेट, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो इस तरीके से मार्क्स लगे होते हैं लाइक दैट, और ये एक साइड से बिल्कुल बारीक होती है और इसके इधर टैप लगी होती है लाइक दैट। टैप का मतलब एक टूटी लगी होती है, इसका जीरो यहां से स्टार्ट होता है और यहाँ पे 50 cm क्यूब लिखा होता है जी। इसमें हम क्या करते हैं ब्यूरेट के अंदर, चूंकि यहाँ पे एसिड यूज हो रहा है, तो आप लोग कोई सी एक बेस ले लें अपनी मर्जी से, वो बेस जो है वो इसके अंदर भर दें, ठीक है जी। मसलन हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें भर देते हैं, ठीक है जी। और इसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है, कंसंट्रेशन हमें नोन होती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि ये 2 मिनट के बाद वाला जो रिएक्टिंग मिक्सचर है उसको हम लोग एक कोनिकल फ्लास्क में डालते हैं, 2 मिनट के बाद जो रिएक्टिंग मिक्सचर है जी, ठीक है जी। इसको हम लोग एक कोनिकल फ्लास्क में जो है वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग डालते हैं इंडिकेटर, इंडिकेटर डाल के इसको इसके नीचे रख देते हैं बच्चों लाइक दैट, और यहां से ये टैप ओपन करते हैं तो ये जो बेस है ये इसके अंदर गिरती है, तो ये बेस जो है इसकी जितनी अमाउंट यूज होगी उससे हमें पता चल जाएगा कि 2 मिनट के बाद यहाँ पे कितना HCl बचा हुआ था। फिर इसी तरीके से हम लोग जो है वो इंडिकेटर जैसे ही अपना कलर चेंज करता है उससे हमें पता चल जाता है कि यानी कितना एसिड मौजूद था, एसिड की अमाउंट हमारे पास आ जाती है। उसके बाद 4 मिनट के बाद वाली चीज को भी इसी तरीके से उसमें इंडिकेटर डाल के इसके नीचे रख के और ये इसको फुल भर के और गिराओ, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कितना एसिड बाकी बचा हुआ था। तो इस तरीके से जब हम लोग हर टाइम के बाद एसिड की अमाउंट निकालेंगे तो HCl जो है इसकी जो कंसंट्रेशन है मेरे बच्चों वो विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी लाइक दैट, इस तरह करके। क्यों? क्योंकि वो इस रिएक्शन में यूज होता चला जा रहा है, ठीक है जी। तो HCl की जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है, वो इस टाइट्रेशन से हमें पता चलती जाएगी कि कितनी अमाउंट एसिड की 2 मिनट के बाद बची थी, फिर 4 मिनट के बाद कितनी अमाउंट एसिड की बची थी, फिर 6 मिनट के बाद HCl यानी एसिड की कितनी अमाउंट बची थी। तो इस तरीके से मेरे बच्चों यू कैन फाइंड आउट द अमाउंट और कंसंट्रेशन ऑफ HCl, और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती चली जाएगी, और फिर यहां से आप लोग स्पीड निकाल सकते हो। मसलन आप मुझे कहते हो बताएं कि 3 मिनट के बाद क्या उसका रेट होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 मिनट के बाद ये पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे लाइक दैट, और इस पे 2 पॉइंट्स लेके इनको इधर भी गिरा लेंगे, इनको इधर भी ले जाएंगे, और ये y2, ये y1, ये x2 और ये x1। तो रेट निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो ये वैल्यूज आप लोग यहाँ पे लगा दें तो यू विल गेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको कहते हैं टाइट्रेशन मेथड। यहां तक सबको समझ लगी है? ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। एवरीबॉडी हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।